हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉलेज पाठशाला। आज हम कंपनी लोग के ओल्ड डिफरेंसेस जितने भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए उन सभी को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पीवाईक्यू में डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो ये सारे मैंने जितने मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो सारे के सारे डिफरेंस बिटवीन इसके अंदर है। अब हम पहला चालू करते हैं डिफरेंस बिटवीन किससे, प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होती क्या है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी ये वो कंपनी होती है जिसे कुछ ही लोग मिलकर अकेले चलाते हैं और इसमें बाहर का कोई आम इंसान पैसा नहीं लगा सकता। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में कोई भी आम इंसान इसमें पैसा नहीं लगा सकता। ये कुछ ही लोग क्या करते हैं, मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं। और जो पब्लिक कंपनी होती है ये वो कंपनी होती है जो जिसमें आम जनता पैसा लगा सकती है और उसकी क्या बन सकती है, वो मालिक बन सकती है। ठीक है, हम इसके डिफरेंस पहले बेसिस से चालू करते हैं। इसमें ही हमारे को एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इनविटेशन टू पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या है, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर। ये क्या करती है, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है शेयर्स खरीदने के लिए। वहीं पे जो पब्लिक कंपनी होती है कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट करती है। प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स की लिमिट होती, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 2। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 7। वहीं पे मैक्सिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए, 200। और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल कि कितना पेड अप कैपिटल इसके लिए जरूरी होता है। तो प्राइवेट कंपनी में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसके मतलब कि इसके अंदर कोई भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। वहीं पे जो पब्लिक कंपनी होती है इसको 5 लाख रुपए तक की क्या होती है, एक इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल इनकी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि इधर जो शेयर है उसको ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन होती है। वहीं जो पब्लिक कंपनी होती है ये क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। यानी कि शेयर्स फ्रीली इसके अंदर क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं। और वहीं पे जो हमारी प्राइवेट कंपनी है इधर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है शेयर्स को ट्रांसफर करने की। अब हमारा सिक्स पॉइंट है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब प्राइवेट कंपनी के अंदर प्रोस्पेक्टस नॉट रिक्वायर्ड और वहीं पे पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि प्रोस्पेक्टस इसके अंदर इशू करना जरूरी नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं होता। वहीं पे जो पब्लिक कंपनी है उसको प्रोस्पेक्टस क्या करना होता है, क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस इसको क्या है, इशू करना जरूरी होता है। वहीं पे हमारा सेवेंथ पॉइंट है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस प्राइवेट कंपनी के अंदर लेस स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस होता है और पब्लिक कंपनी के अंदर मोर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस। यानी कि इनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है प्राइवेट कंपनी के अंदर। और वहीं पे जो पब्लिक कंपनी होती है तो क्योंकि इधर लोग ज्यादा है तो इसीलिए इधर कॉम्प्लायंसेस भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ठीक है, और वहीं पे जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसको हम कैसे बोल सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं बता सकती हूँ प्राइवेट कंपनी और क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनी के। पब्लिक कंपनी में आप एग्जांपल्स लिख के आ सकते हो, रिलायंस, टाटा मोटर्स, एप्पल, जोमेटो, ये सारी की सारी क्या है, पब्लिक कंपनी है। वहीं पे प्राइवेट कंपनी के आप एग्जांपल लिख के आ सकते हो, अमूल, पार्ले जी, हल्दीराम, ये सारी की सारी क्या है, हमारी प्राइवेट कंपनीज है। इसको बहुत ही इजी वे में समझने के लिए हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं इसको कि जो पब्लिक कंपनी में कोई भी इंसान शेयर खरीद कर मालिक बन सकता है और वहीं पे प्राइवेट कंपनी में आम इंसान शेयर नहीं खरीद सकता है। ठीक है, आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे डिफरेंस की तरफ चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA। ठीक है, MOA और AOA में क्या फर्क है, पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अ एसोसिएशन। MOA मेमोरेंडम ऑफ अ एसोसिएशन, वहीं पे AOA आर्टिकल्स ऑफ अ एसोसिएशन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग MOA का मीनिंग होता है कि चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का। ठीक है, यानी कि
क्या कहते हैं, ये कंपनी का क्या करता है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन या कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन ये बना के रखता है। वहीं पे जो एओए होता है यानी कि आर्टिकल्स ऑफ अ रेगुलेशन, इसका मीनिंग ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। ये क्या करता है, रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। कंपनी की इंटरनल रूल बुक जो होती है वो ये बनाता है। ठीक है। नेचर इसका क्या है, डिफाइन स्कोप एंड पावर्स। ठीक है। ये क्या है, ये पावर्स और कहाँ का कितनी हमारी स्कोप है वो इधर हमारे को बताता है। वहीं पे जो एओए है ये हमारे को प्रोसीजर और रेगुलेशन की डेफिनेशन देता है कि क्या प्रोसीजर होगा कंपनी का आगे और किस किस रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे, वो सब कुछ हमारे को एओए बताता है। पोजीशन क्या होती है इसकी, एमओए की, कि सुपीरियर डॉक्यूमेंट होते हैं। वहीं पे जो एओए होता है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है किसका, एमओए का। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट, ऑल्ट्रेशन डिफिकल्ट रिक्वायर्स स्पेशल रिजोल्यूशन प्लस आरओसी अप्रूवल। ठीक है। और इसका एओए का क्या है कि कंपनी का कंपैरेटिवली ये क्या होता है, एओए इजियर होता है, कैन बी ऑल्टर्ड बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन। इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस के एओए के अंदर हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं, पर एमओए के अंदर चेंजेस लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको एक आरओसी की क्या चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होती है। रिलेशनशिप बिटवीन क्या है कि ये रिलेशनशिप क्या है एमओए का, कि ये बिटवीन कंपनीज और आउटसाइडर के बीच में होता है। ठीक है। वहीं पे जो एओए होता है ये किन के बीच में होता है, अमंग मेंबर्स एंड बिटवीन कंपनीज एंड मेंबर। ठीक है। मतलब कि मेंबर जो हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह है इनको हम मेंबर्स में डाल देते हैं, और और जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज और मेंबर्स होते हैं उनके साथ इनका क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। फाइल्ड विद आरओसी। ठीक है। एमओए हमारा आरओसी से होता है, और क्या है हमारा ये एओए, ये भी हमारा क्या होता है, आरओसी से होता है, फाइल्ड होता है। ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉजेस, लाइबिलिटी क्लॉजेस, कैपिटल क्लॉजेस। जितने भी ऑब्जेक्ट क्लॉजेस, लाइबिलिटी क्लॉजेस और कैपिटल क्लॉजेस है वो सारे के सारे एमओए में आते हैं। वहीं पे जो एओए होता है इसके अंदर रूल्स फॉर मीटिंग, वोटिंग, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये सारी की सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, एओए के अंदर आती है। ठीक है। अब ये क्या है, इसको अगर हम इजी भाषा में समझते हैं अब। ठीक है। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या काम करता है, ये कंपनी को बताता है कि कंपनी क्या काम करेगी। दूसरा, कंपनी के पावर्स का क्या है, और तीसरा, कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई जाती है, बनाई है, किस सॉरी कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई है। ये सारी चीजें हमारी एमओए के अंदर होती हैं। ठीक है। वहीं जो हमारा एओए है ये क्या करता है, ये मीटिंग कैसे होगी, वोटिंग कैसे होगी, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, वो सारी की सारी बातें कौन बताता है, हमारे को एओए बताता है। ठीक है। अब क्या है, जो जो एमओए होता है वो कंपनी को एक स्कोप के कंपनी का एक स्कोप बताता है कि इस कंपनी का क्या स्कोप है, इस कंपनी का क्या विजन है। वहीं पे एओए क्या करता है, ये कंपनी को कैसे चलाना है उसके रूल्स को बताता है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसके डिफरेंस बिटवीन। अब हम थर्ड पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। ट्रांसफर वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि जब शेयर होल्डर अपनी मर्जी से शेयर किसी दूसरे पर्सन को दे देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ट्रांसफर। और ट्रांसमिशन क्या होता है कि लो के थ्रू ओनरशिप ट्रांसफर होती है इसके अंदर। ठीक है। इसके मीनिंग में ही पहले पता लिखा हुआ है कि वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ अ सिक्योरिटीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है। और ट्रांसमिशन के अंदर क्या लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ अ सिक्योरिटीज बाय ऑपरेशन ऑफ अ लो। यानी कि जब ट्रांसफर ने हमारे को क्या बताया कि जब शेयर होल्डर अपनी मर्जी से शेयर किसी दूसरे पर्सन को देता है तो वो हमारा ट्रांसफर कहलाया जाता है। लेकिन जब लो के थ्रू ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। नेचर इसका क्या होता है कि ये वॉलेंट्री एक्ट होता है, और वहीं पे जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक एक्ट होता है। कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट। ठीक है। इसके अंदर कंसिडरेशन प्रेजेंट होती है, और वहीं पे ट्रांसमिशन के अंदर कोई भी कंसिडरेशन मेंशन नहीं होती। स्टैम्प ड्यूटी क्या है, ये पेएबल है। ठीक है। पेएबल है, और इसके अंदर क्या है, ये नॉट पेएबल है। रीजन क्या है, सेल, गिफ्ट एक्सेट्रा। और उसका उसका ट्रांसफर हम किस किस चीज का कर सकते हैं, सेल का कर सकते हैं, गिफ्ट का कर सकते हैं, किसी भी चीज का कर सकते हैं। ठीक है। और भी चीजें जो है, और हमारा ये है एक्सचेंज का भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं पे जो ट्रांसमिशन है वो क्या है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, सक्सेशन। ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये हमारे को, इसका जो पैसा होता है वो हमारे को क्या होता है, बाय लॉ ही मिलता है। ठीक है। पार्टीज, ट्रांसफर्स एंड ट्रांसफरी।
ट्रांसफरर एंड ट्रांसफेरी। और इसकी जो पार्टीज होती है ट्रांसफर की, वो कौन होते हैं? ट्रांसफरर एंड ट्रांसफेरी। वहीं पे जो ट्रांसमिशन होता है ये क्या होता है? ये एक लीगल हायर एग्जीक्यूटर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करते हैं ये लोग? हायर करते हैं। ठीक है। हमारा रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ट्रांसफर डीप रिक्वायर्ड। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन क्या है? ट्रांसफर डीप रिक्वायर्ड है। वहीं पे जो हमारा ट्रांसमिशन है इसके अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। अब हम पहले समझते हैं ट्रांसफर और ट्रांसफरी का मतलब। ट्रांसफर वो होता है जो पैसा दे रहा होता है, और ट्रांसफरी जो ले रहा होता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा और नॉर्मल समझते हैं, इसके फीचर्स को ऐसे जान लेते हैं इजी वे में। ठीक है। हमारे जो ट्रांसफर के जो फीचर होते हैं ये क्या होता है? ये एक तरीके का वॉलंटरी एक्ट होते हैं। ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी इसके अंदर लगती है, और इसके लिए ट्रांसफर डीड रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। ट्रांसफर डीड की भाई एक पर्सन क्या है दूसरे पर्सन को अपना अपना जो भी है सेल्स, जो भी गिफ्ट है या फिर जो भी एक्सचेंज है उसको क्या कर रहा है? ये ट्रांसफर कर रहा है। वहीं पे जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन क्या है? ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है। ये इसमें स्टैम्प ड्यूटी कोई नहीं लगती, और इसमें लीगल डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। क्योंकि हम लॉ के थ्रू चल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे को किसकी जरूरत होगी? लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। ट्रांसफर हम चॉइस से ले सकते हैं, और ट्रांसमिशन हम किससे ले सकते हैं? लॉ से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको अगर डाउट आए तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करें, और जाके मैं उस चीज को क्या कर सकूं? सही कर सकूं। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट में, डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर एंड अ बोनस शेयर। ठीक है। राइट शेयर्स एंड अ बोनस शेयर्स में क्या है? मीनिंग क्या है राइट शेयर का? शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू देयर होल्डिंग्स। ठीक है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको पहले क्या करे जाते हैं? शेयर्स को ऑफर किया जाता है। वहीं पे जो बोनस शेयर होते हैं वो क्या है? एडिशनल शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है। इसके अंदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स दिए जाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है राइट शेयर्स का? कि ये क्या करता है? एडिशनल कैपिटल को रेज करता है। वहीं पे जो बोनस शेयर होता है ये क्या करता है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटलाइज रिजर्व और रिवॉर्ड शेयर होल्डर को क्या करता है? ये अपने पास रिजर्व करके रखता है। पेमेंट शेयर होल्डर्स हैव टू पे फॉर दिस शेयर। राइट शेयर के अंदर क्या होता है? इसमें शेयर होल्डर्स को इस शेयर के लिए पैसे देने पड़ेंगे। वहीं पे जो बोनस शेयर होता है इसके लिए कोई पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है। सोर्सेज क्या है? कि फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। इसके अंदर क्या होता है? कंपनी के जो फ्रेश फंड्स होते हैं वो राइट शेयर के अंदर मिलते हैं। वहीं पे जो बोनस शेयर है ये क्या है? हाँ, जो बोनस शेयर है वो क्या है? फ्रॉम कंपनी रिजर्व, फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज, प्रीमियम अकाउंट एक्सेट्रा। ठीक है। इसमें कंपनी को फ्रेश फंड्स नहीं मिलता है। इसके अंदर कंपनी को कौन सा पैसा मिलता है? जो फ्री रिजर्व है या फिर जो सिक्योरिटीज या प्रीमियम अकाउंट से मिलती है, वो सारी की सारी चीजें हमारे को बोनस शेयर में मिलती है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ फंड्स। राइट शेयर के अंदर क्या होता है? कि ये इंक्रीज द फंड ऑफ द कंपनी। ठीक है। राइट शेयर क्या करता है? कंपनी के फंड्स को इंक्रीज करता है। वहीं पर बोनस शेयर कोई भी फ्रेश फंड्स इसके अंदर लेकर नहीं आता। एग्जाम्पल, राइट शेयर ऑफर ₹100 पर शेयर। वहीं पे जो बोनस शेयर है वो क्या है? रेशियो 1:1 रेशियो में होता है। ठीक है। अब हम इसका इस तरीके से समझते हैं कि जो राइट शेयर है वो क्या है? इसको हम 100 रुपए देकर एक शेयर को ले रहे हैं। वहीं पे जो हमारा ये है बोनस शेयर, ये हमारे को क्या होता है? ये हमारे को फ्री शेयर में मिलता है, तो इसका जो रेशियो होता है 1:1 होता है। हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो राइट शेयर है वो एक तरीके का पेड है, और वहीं पे जो बोनस शेयर है वो एक तरीके का क्या है? फ्री गिफ्ट है। ठीक है। आप ये पॉइंट भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में कि जो राइट शेयर है वो क्या है? एक तरीके का पेड शेयर है। वहीं पे जो बोनस शेयर है वो क्या है? एक तरीके का फ्री गिफ्ट शेयर है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ डिफरेंस पे। ये हमारे को क्या बता रहा है? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये हमने कल की वीडियो में भी पढ़ा था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बारे में और स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? कि रेजोल्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है। इसके अंदर जो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन का मतलब बता देती हूँ वापस, समाधान। ठीक है। रेजोल्यूशन इसके अंदर एक सिंपल मेजोरिटी से पास होती है, यानी कि इसके अंदर हमारे को 50% से ज्यादा के क्या चाहिए होते हैं? वोट चाहिए होते हैं। वहीं पे जो हमारी स्पेशल रेजोल्यूशन होती है उसको पास करने के लिए ही 75% मेजोरिटी की जरूरत होती है। सेकेंड पॉइंट भी हमारा यही है। ये चीज मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये वाला पॉइंट आप पढ़ लेना। बाकी है थर्ड पॉइंट, यूज।
क्या यूज होते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के? फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस। ये किसके लिए यूज है? फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर्स। वहीं पे जो स्पेशल रेजोल्यूशन होते हैं वो इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल मैटर्स के लिए यूज करे जाते हैं। ठीक है। नोटिस क्या होता है इसका? ऑर्डिनरी नोटिस होता है। और वहीं पे स्पेशल का क्या है होता है? स्पेशल नोटिस होता है। इसके हम एग्जांपल समझ लेते हैं। अडॉप्शन ऑफ अ अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ अ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ अ ऑडिटर्स। ये हमारे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के हैं। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, एओए, चेंज ऑफ अ नेम, मर्जर, बाइंडिंग अप। ठीक है। अब हम समझते हैं एग्जांपल क्या है। ये एग्जांपल में हमारे को क्या बताया गया? एग्जांपल में हमारे को ये बताया गया कि भैया अकाउंट अप्रूव करना, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का काम होता है। डिविडेंड को डिक्लेयर करना, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का काम होता है। ऑडिटर को अपॉइंट करना, ये होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का काम। वहीं पे जो स्पेशल रेजोल्यूशन होती है ये क्या करती है? एमओए, एओए के अंदर चेंजेस करती है। आई होप मेरे को एमओए और एओए का फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। और ये हमारा क्या करती है? कंपनी के नाम को चेंज करने में मदद करती है। मर्ज करने में, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है तो ये भी हमारा एक स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए हो सकता है। और तीसरा क्या है? बाइंडिंग अप। अगर हमारे को कंपनी को क्या करना हो, अगर बाइंड करना हो, बंद करना हो, तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। ये टॉपिक आपको क्लियर हो, आई होप। ठीक है। आप क्या करना कि ये पार्ट 2 है, आप पहले पार्ट 1 जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर जो भी हमारे एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं, जो स्टेटमेंट वाइज या फिर जो वैसे हमारे से इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, उन सब के आंसर आपको उस वीडियोस में मिल जाएंगे। और ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन वाले हैं। आप सारी वीडियोस देख के जाना, वो 20 मिनट से कम की वीडियो है, तो वो आपके लिए इजी रहेगी। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कंपलसरी वाइंडिंग अप एंड वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ये जो 5th और 6th टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन का, ये मैंने कल अच्छे से पार्ट 1 में डिस्कस करा है। आई होप पहले आप उसको देख कर आए। ठीक है। अब हम आते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप किसके थ्रू होती है? ये होता है एनसीएलटी के ऑर्डर के थ्रू हमारे को कंपलसरी वाइंडिंग अप करना पड़ता है। और वॉलंटरी वाइंडिंग अप कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर्स क्या करते हैं? कंपनी को खुद बिजनेस को बंद करने के बारे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी क्या होती है इसकी? कि व्हेन कंपनी इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, फ्रॉडलेंस अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेट्रा, कि जब कंपनी क्या होती है, अपने कर्ज नहीं चुका पाती या फिर वो लोगों के साथ फ्रॉड करती है, तो उसको एक कंपलसरी अपने आप को बंद करना पड़ता है। क्योंकि ये जो सब चीजें होती है, ये इनकी कौन संभाल रहा होता है? एनसीएलटी संभाल रहा होता है। बाय द वे, पार्ट 1 के अंदर मैंने एनसीएलटी की फुल फॉर्म लिखी है, तो आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके एनसीएलटी की फुल फॉर्म बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर मेरे साथ कमेंट में अपनी बातें और अपने डाउट्स मेरे को बताएंगे, तो मेरे को उस चीज को लेकर और ज्यादा मोटिवेशन होएगी। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, कि जो कंपलसरी वाइंडिंग अप है, ये क्या होती है? अगर कंपनी अपना कर्जा या फिर अपना या फिर वो जो फ्रॉड करती है पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, अगर ये सब चीजें वो नहीं ये सब चीजें वो करती है, तो उसको एक कंपलसरी वाइंडिंग अप का नोटिस मिलता है। वहीं पे जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है कि व्हेन कंपनी इज अ सॉल्वेंट एंड अ मेंबर डिसाइडेड टू वाइंडिंग अप, इसके अंदर क्या है कि मेंबर्स खुद इन डिसाइड करते हैं कि भैया अब हो गया हमारा जितना था, अब हम क्या कर रहे हैं? इस कंपनी को बंद कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? बेसिस ऑन एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स और रजिस्टर्स। ठीक है। और दूसरे वॉलंटरी का क्या बेसिस है? कि बेस्ड ऑन अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ये इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, एक स्पेशल समाधान होता है कि भैया तुमको खत्म बंद ही करना है। ठीक है। मतलब ये खुद का डिसीजन होता है उनके। कंट्रोल क्या है कंपलसरी वाइंडिंग अप का? कि ये अंडर द कंट्रोल ऑफ अ कोर्ट। ये किसके कंट्रोल में होती है? कोर्ट के। वहीं पे जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है कि किसके कंट्रोल में होती है? मेंबर्स के। एग्जाम्पल, इंसॉल्वेंट कंपनी वाउंड अप बाय एनसीएलटी। ठीक है। ये किसकी वजह से वाइंड अप हो रही है? एनसीएलटी के। और वहीं पे जो वॉलंटरी है, ये कंपनी क्लोजेस बिजनेस वॉलंटरी। ठीक है। अब हम नहीं गए तो किताबी बातें पढ़ ली। ठीक है। मैं आपको अपने वे में थोड़ा नॉर्मल और इजी वे में समझाती हूँ, आप बस वो सुन लेना। और आई नो कि हम सब के सब इतने हैं कि हम अच्छे से उस चीज को अपनी भाषा में बना लेते हैं। ठीक है। तो आपको बस चीजों को समझना है, सुनना है, और उसके बाद आपको वो चीजें खुद अपनी लैंग्वेज में बना लोगे, मुझे पता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इजी वे में किसका? कंपलसरी वाइंडिंग अप का। इसके रीजन क्या क्या होते हैं कि भाई
पहला मीनिंग इसका क्या होता है कि ये ट्राइब्यूनल यानी कि ये जो एनसीएलटी के ऑर्डर्स मानती एनसीएलटी का ऑर्डर्स होता है इसके पास। इसके रीजन क्या होते हैं कि कंपनी डेब्ट्स पे नहीं कर पा रही, फ्रॉड हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम हुआ है, तो इसलिए इसको बंद होना पड़ता है। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है? कोर्ट, और एनसीएलटी इसको कंट्रोल करती है। वहीं पे जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है ये क्या होता है, इसको कौन ये खुद कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भैया अब हमारे को इस बिजनेस को बंद करना है। ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है? मेंबर्स कंट्रोल करते हैं। और ये जो डिसीजन होता है कि कंपनी को बंद करना है, ये किसके थ्रू होता है? मेंबर्स और क्रेडिटर्स के थ्रू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी क्विक रिवीजन में। आई होप आपको ये दिख रहा होगा क्विक रिवीजन। बाकी अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं आपको इसकी पोस्ट में फोटो डाल दूंगी, तो आप उधर से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एमओए क्या होता है? एक तरीके का चार्टर होता है। और एओए क्या होता है? एक तरीके का रूल्स होता है। यानी कि कंपनी क्या करेगी ये एमओए बताता है, कंपनी कैसे चलेगी ये एओए बताता है। वहीं पे मैंने इसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक का नहीं लिखा, पर वो आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि जो प्राइवेट है उसके लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, और इसके अंदर शेयर्स को रिस्ट्रिक्शन होती है। वहीं पे जो पब्लिक कंपनी होती है इसके लिए मिनिमम मेंबर 7 चाहिए होते हैं। और ये क्या होती है? एक तरीके के लिए फ्री ट्रांसफर होती है। मतलब इसके लिए जो शेयर है वो क्या होता है? फ्री में हम मतलब शेयर वेयर हम दे देते हैं। ठीक है, ट्रांसफर इसके लिए इसमें हमारा जो शेयर्स का ट्रांसफर है बहुत ज्यादा ईजी होता है। वहीं पे जो अब आते हैं हम अपने तीसरे पे, ट्रांसफर वर्सेस ट्रांसमिशन। ट्रांसफर क्या होता है? एक तरीके का वॉलंटरी होता है। वहीं पे जो सॉरी हाँ, ट्रांसफर क्या होता है? एक तरीके का वॉलंटरी होता है। और ट्रांसमिशन क्या होता है? बाय लॉ होता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर हमारी मर्जी है कि भैया हम ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन हम लॉ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। राइट शेयर वर्सेस बोनस शेयर। राइट शेयर क्या होता है? ये पेड होते हैं और ये कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। वहीं पे जो बोनस शेयर होते हैं ये फ्री होते हैं, और ये कहाँ से लिए जाते हैं? रिजर्व से लिए जाते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्सेज स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी के अंदर हमारे को से मोर देन 50% मेजोरिटी चाहिए। वहीं पे स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर हमारे को 75% एटलीस्ट 75% मेजोरिटी चाहिए होती है। अब हम आ जाते हैं अपने कंपल्सरी और वॉलंटरी वाइंडिंग अप। ठीक है, कंपल्सरी बाय ट्रिब्यूनल होती है यानी कि एनसीएलटी के थ्रू होती है। वहीं पे जो वॉलंटरी होती है ये हमारी बाय मेंबर्स और क्रेडिटर्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरे को इस और मोटिवेशन देने के लिए, और मेरे को बताएं कि नेक्स्ट मैं कौन सी टॉपिक पे वीडियो डालूं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाय। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।